नमस्कार सभी को। उपस्थित हूँ मैं अमीरन उपन्यास का 17वां भाग लेकर। सुनिएगा। जब अमीरन तैयार हो गई तो जालिम सिंह को साथ लेकर नियत स्थल पर आई। नरेंद्र सिंह ने पूरा इंतजाम ग्रामीणों द्वारा करा दिया था। गैस की 4 लालटेनों के प्रकाश में पूरा परिसर जगमगा रहा था। आज अमीरन ने अपने रूप की कलाओं को उत्कृष्ट रूप में सुसज्जित कर रखा था। तीव्र प्रकाश में उसकी कंचन काया दमक रही थी। गले में झूल रहे रत्न जड़ित हार की चकाचौंध से लोगों की दृष्टि चौंधिया रही थी। दर्शक समूह में चौकी के समस्त सिपाही व उनके परिवार के स्त्री बच्चे व ग्रामीणों की भारी भीड़ उपस्थित थी। जो नहीं आ सके थे वे तबले की थाप और घुंघरुओं की झनकार सुनकर भागते चले आए। देखते देखते जन समूह इकट्ठा हो गया। दरोगा जी भी एक कुर्सी पर डटे थे। पहले तो कुछ देर अमीरन ने वाद्य वृंद की संगत पर खूब झूम झूम कर नृत्य किया। ललित लयकारी के साथ अंग अंग का चारुचालन कर अपने अगीत लीला नृत्य से ऐसा समा बांधा कि दर्शक गण मुग्ध हो गए। अमीरन ने जालिम सिंह पर निगाह रखने के लिए उसे अपने वाद्य वृंद की बगल में ही बैठने के लिए कह रखा था कि कोई आवश्यकता पड़ी या समस्या उठेगी तो वह जालिम सिंह से ही कहेगी। उसने यह भी आश्वासन दे रखा था कि करीब 2-3 बजे कार्यक्रम समाप्त करके 2-2.5 घंटे उसके आवास में वह विश्राम भी करेगी। इसलिए जालिम सिंह वाद्य वृंद के साथ ही डटे थे और बीच बीच में उन्हें लौंग इलायची खिला रहे थे। नृत्य करके अमीरन ने कुछ देर दम ली तो एक लौंग उसने भी जालिम सिंह से मांगी। उसके बाद अमीरन पुनः खड़ी हुई, एक लंबी सी आलाप लेकर अपने कंठ की सामर्थ्य सीमा का परिचय दिया। फिर अमीरन के इंगित पर भज्जा ने स्थानीय ध्वनि पर आधारित एक लोकगीत का सरगम हारमोनियम पर बजाना शुरू किया, जिस पर अमीरन ने गाना प्रारंभ किया। मैं लुट गई सरे बाजार दरोगा बाबू रपट लिखो, मेरी इज्जत हुई गई ख्वार दरोगा बाबू रपट लिखो। पहले बाने नाम से टेरो, बीच डगरिया मोही को घेरो, गले बहिया दीनी डार दरोगा बाबू रपट लिखो। इस पूरे गाने को सुनते ही दर्शक समुदाय में तहलका मच गया। मंचले युवक तो जैसे पागल हो उठे। औरतें भी मुंह पर आंचल का कोना रखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकीं। अमीरन ने प्रत्येक भाव की अदायगी इतनी कुशलता से की, लोग फिर से की फरमाइश करते दिखे। मजबूरन अमीरन को एक एक कड़ी 2-2, 3-3 बार गानी पड़ी। इसी एक गाने पर अमीरन को 50 रुपये श्रोता दर्शकों ने भेंट चढ़ा दिए। फिर तो अमीरन ने एक से एक रंगीले रसीले गाने सुनाकर पुलिस वालों व अन्य श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। उस पर उसने मोहिनी सी डाल दी। बुंदा दे दो मोरे छलिया नाहे तो चोरी रपट लिखई वो, बुंदा दे दो मोरे छलिया नाहे तो चोरी रपट लिखई वो, करी क्यों 420 मोरे संग, रात भर तुमने मेरी बगिया में पक गए अनार, चलो है रस बही बही के। जैसे गाने सुनकर श्रोतागण झूम झूम उठे। फिर जब अमीरन ने सुनाया, कच्ची जबानी खराब करी राजा बदलो लीवो अदालत में, तो श्रोता फिर उछल पड़े। जब 3 बज चुके तो जालिम सिंह ने कार्यक्रम समाप्त कर देने हेतु अमीरन को संकेत किया, किंतु श्रोताओं के आग्रह, अनुरोध और फरमाइशों के आगे जालिम सिंह की एक न चली। अमीरन अभी चलते हैं के आश्वासन देती रही। जब 5 बज चुके तो उसने कार्यक्रम समाप्त करने की घोषणा की और सबसे जाने की अनुमति मांगी। आँख और कान मस्तिष्क की सबसे निकट की ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके माध्यम से जो रसानुभूति होती है उससे मस्तिष्क सर्वाधिक अभिभूत होता है। अमीरन के रूप में यौवन की मादकता, जैसे सोने में सुगंध, साथ में संगीत का माधुर्य, उसमें भी सरस शब्दों की चाशनी। पुलिस वाले व अन्य श्रोता रात भर इस रस में डूबते उतराते रहे। वे भूल ही गए कि कार्यक्रम पर कभी विराम भी लगेगा। इसलिए जब अमीरन ने कार्यक्रम को रोका तो लोगों को धक्का सा लगा। उन पर निराशापूर्ण उदासी का पहाड़ सा टूट पड़ा, जैसे शीतल निर्मल जल प्रवाह में निमग्न व्यक्ति को निकाल कर तपते रेत में डाल दिया जाए। व्याकुल दर्शक सोचने लगे, काश इस रात्रि का कोई सवेरा न होता, ये रस वर्षा निरंतर होती रहती। किंतु परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। ऋतुएं बदलती हैं, मनुष्य की अवस्थाएं बदलती हैं। अमीरन के जाते ही रौनक खत्म हो गई।
साएं साएं बीतने लगी। एक प्रकार का सन्नाटा चारों ओर पसर गया। यदि जागरण का आलस और थकावट के कारण रात्रि जागरण का आलस और थकावट के कारण लोग बिस्तर की शरण में पहुंच गए, इस लालच में कि घंटे 2 घंटे की नींद लेकर सुस्ती और आलस दूर कर लें। अमीरन के साजिंदों ने अपने अपने बाजे बांधकर टांग लिए, अमीरन के साथ चल दिए। जालिम सिंह भी साथ लगे थे, इस आशा में कि अमीरन कुछ देर के लिए तो हमारे आवास पर रुककर विश्राम करेगी ही। लेकिन उसकी गली में पहुंचकर अमीरन जालिम सिंह से बोली, इंस्पेक्टर साहब, अब तो इस समय ब्रह्म मुहूर्त है। यह समय तो भगवान नाम लेने का होता है। इस समय तो भगवान का नाम लेने का होता है। इस समय मन के और सारे विकारों और बुरे विचारों का परित्याग कर भगवान का भजन कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए कि सूर्योदय होते ही मैं अपने घर पहुंच जाऊं। आपने जो सहयोग हम लोगों के साथ किया उसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। आगे फिर कभी देखेंगे। जालिम सिंह निराशा में डूब गए, किंतु आगे कुछ कह न सके और मन महसूस कर अपने आवास पर विश्राम करने चले गए। अमीरन ने जब देखा कि जालिम सिंह निकल गए तो उसने चौकी के ऊपर निगाह डाली। हल्के उजाले में उसे तिरंगा लहराता हुआ दिखाई पड़ा। इस सफलता से उसके रोम रोम में चेतना की लहर दौड़ गई। रात्रि जागरण व परिश्रम जन्य अवसाद विलुप्त हो गया, अंग अंग में उल्लास व्याप्त हो गया। फिर उसने भज्जा, बहादुर, रहीम, आरिफ अली को भी झंडा दिखाया। सबने कहा, हाँ, झंडा तो है। इस पुष्ट से अमीरन की आत्मा को तुष्टि मिली। पांचों प्रसन्न मन चलते हुए कुंडा तट पर आ पहुँचे। यही बेहतर गांव का घाट है। नाव बेहतर की किनारे बंधी थी। मल्लाह अभी नहीं आया था। ये लोग इधर उधर देख ही रहे थे कि थोड़ी दूर पर स्थित झाड़ी में आवाज़ आई। इन सब ने आहट ली। तब कन्हैया सिंह और रोहन जाटव आ गए और बोले, काम हो गया। सो तो हम लोगों ने भी अब देख लिया, तिरंगा लहरा रहा है। तभी अरवल से बाहर निकले। ओफो, इतना नाची कि नस नस दर्द कर रही है। अमीरन ने दिखावटी खेद के आवरण में एक पुलक प्रफुल्लता को लपेटते हुए कहा, बीबी जी, और तो सब ठीक है। बेचारे जालिम सिंह पर क्या बीत रही होगी। आरिफ अली की ये फप्ती सुनकर तीनों साजिंदे हंसे। अमीरन के गालों पर भी लज्जा की लाली छलक उठी। फिर बोली, जालिम सिंह बेचारे इस समय भगवान का भजन कर रहे होंगे। रोज भले राम का नाम जपते हो, आज तो वे आपका ही नाम जप रहे होंगे। बहादुर ने टिप्पणी करके ठाका लगाया। अमीरन बोली, मैंने कुछ ज़्यादा ही आश्वस्त कर दिया था। बेचारा जालिम सिंह क्या सोच रहा होगा। प्रसंग बदलकर बहादुर ने कान्हू जी से पूछा, कैसे और कै बजे आपने ये काम किया। कान्हू सिंह बोले, हम लोग शाम से ही सूबेदार सिंह के घर में छिपे बैठे थे। रोहन को तो यहाँ कोई पहचानता नहीं था, इसी को बीच बीच में भेजकर टोह लेता रहा। करीब 1:30 बजे इसने बताया कि चौकी के आसपास अब कानी चिरैया भी नहीं दिखाई पड़ रही है। या तो लोग सो रहे हैं या अमीरन के नाच में मस्त हैं। तब मैं बाहर निकला। उस समय अमीरन का गाना भी मुझे सुनाई पड़ रहा था। अच्छा, कौन सा गाना उस समय मैं गा रही थी? अमीरन ने चूक कर पूछा। उस समय तुम गा रही थी, कच्ची जवानी खराब करी राजा। कान्हू जी ने हंसकर कहा तो अमीरन भी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पुलिस वाले तो इस गाने को सुनकर पागल हो उठे। दरोगा ने 10 रुपए चांदी के मुझे इनाम में दिए। रोहन मुस्कराया और कहने लगा, अमीरन बीवी ने पुलिस वालों को खूब भरमाया। गैस की रोशनी में इनके हुस्न की जगमगाहट में सबकी आंखें चौंधियाई हुई थीं। चौकी की छत पर अंधेरा भी था और नीचे की तेज रोशनी के कारण ऊपर देखने की किसी को फुर्सत भी नहीं थी। तो क्या रोहन, तुम भी झंडा लगवाने छत पर चढ़े थे? अमीरन ने कौतूहल बस पूछा। कान्हू जी बोले, अरे ऊपर तो यही चढ़ा था और इसी ने जाया। हम तो नीचे ही खड़े रहे, इधर उधर चौकसी करते रहे। तब तो चौकी से यूनियन जैक उतारने और तिरंगा फहराने का श्रेय रोहन को ही जाता है। क्यों रोहन? सव्यंग मुस्कान से अमीरन के गालों के गुलाब खिल उठे। बीबी जी, काम तो हम ही लोग करते हैं और नाम होता है ठाकुर का। रोहन ने दबी जबान से कहा। सुनते ही कान्हू जी तड़पे। क्या कहा रोहना तूने? कुछ नहीं दादा, कुछ नहीं तो कुछ नहीं। चौकी पर तिरंगा किसने लगाया? ठाकुर कन्हैया सिंह ने। और किसने? और किसमें है ये हिम्मत? कहते हुए रोहन हंस पड़ा। वही तो मैंने कहा। कन्हैया सिंह के नेत्र दर्प से दमक उठे। मेड़ई मल्लाह नाव इस ओर ला चुका था। ये सब उसी पर सवार हुए। नाव कुंडा में चल पड़ी। थोड़ी देर बाद मेड़ई ने उसे वेहतर के पास किनारे लगाया।
सभी लोग उतरकर खैरपुर की ओर चल पड़े। रहीम ने शंका व्यक्त की कि झंडा अगर कोई देख न पाया तो उससे पहले कि कहीं पुलिस वालों ने उतार फेंका तो क्या सबूत होगा कि चौकी पर झंडा लगाया गया था। कन्हैया सिंह ने कहा, उसका भी इंतजाम मैंने कर रखा है। सूबेदार सिंह सवेरे तड़के ही झंडा लोगों को दिखाने और उनका प्रचार करने में लग गए होंगे। मेरी उनसे पूरी बात पहले ही हो चुकी थी। झंडा उतरने से पहले कम से कम 50 आदमी उसे देख चुके होंगे। इधर जैसे ही रोशनी हुई कि सूबेदार सिंह ने हल्ला मचा दिया, देखो चौकी पर तिरंगा फहरा रहा है। सुनते ही भीड़ उमड़ पड़ी। सचमुच है तो लोग दांतों तले उंगली दबाते, जो भी नित्य कर्म से निवृत्त होकर उधर से देखने चला आता। अरवल ग्राम में ही नहीं, अरवल में अन्य गांव के रिश्तेदारों व आसपास के गांव के लोगों तक ने ये दृश्य देखा। तब कहीं चौकी में खबर लगी, वहाँ हड़कंप मच गया। किसने लगाया, कैसे लगाया, कब लगाया के प्रश्न उठ खड़े हुए। सिपाही मुन्नू लाल को दरोगा ने फौरन छत पर चढ़ाया, झंडा उतार लिया। तब तक ये खबर जंगल में आग की तरह चारों ओर फैल गई। यहाँ तक कि कान्हू जी एंड कंपनी घंटे 2 घंटे ही विश्राम कर पाई होगी कि खैरपुर में यह समाचार पहुँच गया। खैरपुर वाले तो स्टोह में ही थे। कुछ पलों में ही यह बात घर घर में चर्चा का विषय बन चुकी। जब ये समाचार शिवाधार के कानों तक पहुंचा तो वे हक्के बक्के रह गए। ये कैसे हो गया? ये तो बड़ा बेढब निकला। अंजूरी चाहे कितनी संभाल कर बांधो, उसमें भरा जल कुछ न कुछ तो रिस ही जाता है। इसी प्रकार 2-4 लोगों के बीच घटी कोई घटना कितनी ही गोपनीय तरीके से क्यों न घटी हो, उसकी गोपनीयता भंग हो ही जाती है। ये बात भी फैलते देर न लगी। चौकी पर तिरंगा फहराने के षड्यंत्र में कानू के साथ साथ अमीरन का भी योगदान कम नहीं है। ये बात भी खुली कि जिस जालिम सिंह की रात में ड्यूटी थी, अमीरन ने सबसे पहले उसी को अपने रूप के जाल में फंसाया, और ऐसा फंसाया कि वह उनके आगे पीछे ही लगा फिरा, गश्त देना ही भूल गया। फिर नाच व रसीले रंगीले गाने सुनकर उसने पूरे पुलिस परिवार पर मोहिनी डाल दी। ऐसी परिस्थिति में कान्हू जी को झंडा लगाने में कोई परेशानी नहीं हुई। बस यही बात सुनकर शिवाधार के मन में आग लग गई। अमीरन ने उनके साथ इतना सहयोग क्यों किया? अब मैं इन दोनों को मजा चखाए बिना न रहूँगा। गांव के अन्य लोगों ने जाकर यही बातें शिवाधार के सामने दोहराई तो उनके जले पर नमक छिड़क गया। फिर जब गंगाराम ने आकर उनसे सहानुभूति दिखाई तो वे क्रोध से पागल हो उठे। बोले, गंगाराम देख लेना, ये दूध मुझे पीने को नहीं मिलेगा तो मैं कान्हू को भी नहीं पीने दूंगा। मैं इस दूध को ही फैला दूंगा, धूल में मिला दूंगा। 2-3 रातें शिवाधार को नींद नहीं आई। इन दोनों पर आक्रमण करने का भयंकर से भयंकर उपाय क्या हो सकता है, यही सोचते रहे। क्रोध में घायल सर्प की तरह फुसकारते रहे। आखिरकार अरवल जाने का उन्होंने निर्णय ले ही लिया। जहूर से घोड़ी तैयार करवाई और उस पर सवार होकर अरवल चौकी के दरवाजे पर ठनाका लिया। घोड़ी इन्होंने बाहर ही अटका दी। धड़धड़ाते हुए सीधे जाकर दरोगा के सामने पड़ी कुर्सी पर आसीन हो गए। चूड़ीदार पैजामा, कीमती मटके का कुर्ता, उस पर जैकेट, गले में चमचमाती सोने की मोटी सी जंजीर उनके व्यक्तित्व को विशिष्टता में रेखांकित कर रही थी। सुगठित शरीर की फवन चमकता हुआ चेहरा, साथ ही लटक रही रिवाल्वर उन्हें अत्यंत गरिमामय बना रही थी। इससे पूर्व के दरोगा बहादुर सिंह उन्हें जानते थे। ये दरोगा नया था, उन्हें जानता नहीं था। फिर भी उनके भद्र व्यक्तित्व को देखकर बोला, आइए, स्वागत है। शिवाधार ने अपना संक्षिप्त परिचय दिया। तब तक सिपाही मुन्ना लाल आ गया। उसने दरोगा जी से जिक्र किया तो वह बोला, हुजूर, ये ठाकुर शिवाधार सिंह हैं, खैरपुर के सबसे बड़े रईस। जिगनी जसमई 2 गांव मुसल्लम हैं इनके। खैरपुर में भी काफ़ी बड़ा हिस्सा है। जाने माने ठाकुर हैं ये साहब, पूरे क्षेत्र में इनका नाम है। सो तो देखने से ही मालूम होता है। दरोगा ने टिप्पणी की। फिर पूछा, कैसे तकलीफ की ठाकुर साहब? आप कागज़ पढ़ लीजिए, इत्मीनान से बातें करते हैं। शिवाधार की इस शब्दावली से दरोगा की और जिज्ञासा बढ़ गई। वास्तव में ज्यों ही चौकी पर तिरंगा फहराने का समाचार खैरपुर और टिकार में पहुंचा, ठाकुर सिंह फूले नहीं समाये। उन्होंने तुरंत साइकिल उठाई और यदुनाथ सिंह के साथ हरदोई जाकर बाबू छेदा लाल को ये शुभ समाचार सुनाया। पुलिस चौकी पर तिरंगा फहराने की घटना उन्हें बड़ी आह्लादकारी लगी। कांग्रेसियों का सपना था कि देश में कांग्रेस पार्टी शासन हो, ब्रिटिश हुकूमत समाप्त हो, सरकारी भवनों पर यूनियन जैक के स्थान पर तिरंगा फहराता हुआ दिखाई पड़े। अतः ऐसी महत्वपूर्ण घटना की खुशी से
छेदालाल पचा नहीं पाए। अतः ऐसी महत्वपूर्ण घटना की खुशी को छेदालाल पचा नहीं पाए। वे तुरंत पुलिस कप्तान के पास पहुंचे, उन्हें बधाई देते हुए खुशी का समाचार सुनाया। फिर इसका प्रचार पूरे जोर शोर से पूरे शहर में कराया। उन्होंने निम्नांकित प्रेस नोट भी जारी किया। अब ब्रिटिश हुकूमत की आंखें खुल जानी चाहिए। भारतीय जनता अंग्रेज़ों की जालिम हुकूमत से ऊब चुकी है, इसलिए पूर्ण स्वतंत्रता से कम पर कोई समझौता करने को राजी नहीं है। उनकी इस भावना की अभिव्यक्ति है ये महत्वपूर्ण घटना, जिससे स्थानीय लोगों ने अरवल चौकी पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। समझो अब बरतानिया हुकूमत के दिन इन्हें गिने रह गए हैं। इस घटना पर जिला कांग्रेस कमेटी, हरदोई पुलिस चौकी, अरवल क्षेत्र में पड़ने वाली समस्त स्थानीय जनता को बधाई देती है। इस प्रेस नोट ने जिले भर में तहलका मचा दिया। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा भारी जश्न मनाया। पुलिस कप्तान इस सूचना पर जल भुन गया। उसने स्वयं की स्थिति को सुरक्षित बनाने के लिए तुरंत थाना अध्यक्ष हरपालपुर को एक गोपनीय पत्र लिखकर जो विशेष वाहक से वहां भेजा। उस पत्र पर उन्होंने थानाध्यक्ष की आज्ञा अपेक्षित की। थानाध्यक्ष हरपालपुर ने तुरंत चौकी प्रभारी को ये पत्र प्रष्ठांकित करते हुए जवाब तलब किया। चौकी प्रभारी उसी पत्र को पढ़ रहे थे और मन ही मन झींक रहे थे। तभी शिवाधार सिंह वहां जा पहुंचे। दरोगा ने एक बार पत्र फिर से निगाह डाली, कुछ देर शून्य में ताका, एक जमुआई ली, पत्र को फाइल में बंद करते हुए कहा, हाँ अब आप बताइए, क्या इत्मीनान से बातें करनी है। शिवाधार ने जब देखा कि दरोगा अब स्थिर चित्त है और उनकी बात को गौर से सुनने की स्थिति में है, तो वे बोले, सर सुना है चौकी पर किसी ने तिरंगा फहरा दिया। आपको किसने बताया? दरोगा ने गंभीर होकर पूछा। एक दो ने नहीं बताया, जो उसका नाम बताएं। जो मिलता है वही इस बात को छेड़ देता है, ऐसे में किसका नाम बताएं? ये समझिए हर आदमी ने मुझे बताया ऐसी घटना घटी है। ऐसी बात छिप तो सकती नहीं। ठीक है, तिरंगा फहरा या नहीं फहरा, आपको इससे क्या लेना देना? हमारे पुलिस के पुराने संबंध हैं, पुलिस हमारी मदद करती है, हम पुलिस की मदद करते हैं, तो आप इस मामले में पुलिस की क्या मदद करेंगे? पुलिस जैसा चाहे। तो क्या आप बता सकते हैं कि दुस्साहस किसने किया? बिल्कुल बता सकते हैं। ये काम हमारे गांव के कन्हैया सिंह ने किया है और अमीरन रंडी ने इस षड्यंत्र को रचाने में पूरा सहयोग दिया है। ये नाच तमाशा और गाने गाकर पुलिस वालों का ध्यान बटाए रही, जिससे कन्हैया सिंह को ये सब करने का निर्विघ्न अवसर मिल गया। अच्छा, तभी तो मुन्नालाल सिपाही आश्चर्य में कहने लगा, मुझे पहले ही शक था कि अमीरन यहाँ चौकी में प्रोग्राम करने कैसे आ पहुँची। मैंने तभी समझा कि दाल में कुछ काला है। तुम्हें शक था तो तुमने बताया क्यों नहीं? दरोगा ने मुन्नालाल को फटकार लगाई। मुन्नालाल सकपकाए हुए कहने लगा, सर मेरे दिमाग में ये बात थोड़े आई कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिर जालिम सिंह कुछ सिफारिश में भी थे। जालिम सिंह कहाँ है? ये तो सर 5 दिन की छुट्टी पर गया है, पत्नी बीमार है उसकी। दरोगा फिर शिवाधार की ओर मुखाते हुए, उनके चेहरे पर क्रोध धीरे धीरे पांव पसार रहा था। खेद का भाव भी उनके नेत्रों में झलक रहा था। शिवाधार से बोले, ये अमीरन तो बड़ी शातिर निकली, अपने लटके झटके दिखाकर हम लोगों को गाफिल किए रही। उधर कन्हैया सिंह अपना काम करते रहे। ये कन्हैया सिंह क्या कांग्रेसी है? जी हाँ, ये कांग्रेस की मीटिंग कराता है, कांग्रेसी नेताओं को बुलाता है, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाता है। अमीरन उसकी प्रेमिका है। सर अमीरन बड़ी चालाक किस्म की औरत है। अगर दोनों को गिरफ्तार करना हो तो आप जल्दी कीजिए, वरना दोनों भाग सकते हैं। दरोगा संयत होकर बोले, देखिए ठाकुर साहब, षड्यंत्र तो मेरी समझ में आ गया, लेकिन केवल संदेह के आधार पर इन दोनों को गिरफ्तार कैसे कर लें? कोई साक्ष्य भी तो होना चाहिए, कोई गवाह भी तो होना चाहिए। गवाही मैं दे दूंगा सर। क्या गवाही देंगे आप? आप जैसी बताएं। देखिए घटना रात की है, प्रत्यक्षदर्शी गवाह तो आप हो नहीं सकते, आप स्थानीय निवासी भी नहीं हैं। तो फिर आप ऐसा लिखकर दे दीजिए कि इन दोनों ने खैरपुर जाकर पूरा घटनाक्रम आपको बताया कि हम लोग ये काम करके आए हैं। अब हम अंग्रेजी हुकूमत का खात्मा करके ही छोड़ेंगे। जी सर, कहकर शिवाधार ने दीवान जी से कागज़ लिया और दरोगा जी ने जो बताया वही लिख दिया, नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए। दरोगा ने लिखित कागज़ पर संतोष की सांस ली और शिवाधार से बोले, देखिए ठाकुर साहब, केवल लिखित दे देने से ही काम नहीं चलेगा, आपको मौका लगने पर कोर्ट में गवाही भी देनी होगी। जी सर, मैं तैयार हूँ।
ठीक है ठाकुर साहब, आपने अपराधियों का नाम बताकर लिखित रूप से तहरीर देकर पुलिस विभाग पर बड़ा एहसान किया। अब हम जल्दी ही कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब आप जा सकते हैं। शिवाधार के चले जाने के बाद चौकी इंचार्ज तस्लीम अहमद ने थानाध्यक्ष हरपालपुर के नाम पत्र का उत्तर तैयार किया। तब भी यह लिख दिया कि दोषी व्यक्तियों का पता चल गया है, साक्ष्य भी मिल गए हैं, शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पत्र भेजने के पश्चात थानाध्यक्ष ने पूरे स्टाफ की गोपनीय बैठक की। गिरफ्तारी कैसे की जाए समस्या पर विचार किया। पुराने सिपाहियों से जो चप्पे चप्पे की जानकारी रखते थे उनके क्षेत्र की भौगोलिकता की सूचना संकलित की और ये टीमें तैयार की। टीम ए में तस्लीम अहमद स्वयं व 2 सिपाही तथा टीम बी में हेड राम खिलावन तथा 1 सिपाही शामिल किया गया। टीम ए कन्हैया सिंह के यहाँ और टीम बी अमीरन के यहाँ एक समय दबिश देगी। योजना तैयार कर थानेदार ने ये निर्देश दिए कि कल सवेरे 4 बजे प्रस्थान किया जाएगा तथा बरान घाट से कुंडा पार किया जाएगा, जिससे कि अभियुक्तों तक कोई पूर्व सूचना न पहुंच सके। मुन्ना लाल सिपाही ने अनुरोध किया कि मुझे टीम ए के बजाय बी में कर दिया जाए, क्योंकि कन्हैया सिंह से उनके व्यक्तिगत ताल्लुकात हैं। इस पर दरोगा ने फटकार लगाते हुए कहा, तब तो मैं तुम्ही से कन्हैया सिंह के हथकड़ी लगवाऊंगा। पुलिस का परिचय सिर्फ कानून से होता है और किसी से नहीं। वैसे तो उसका परिचय सबसे होता है। अभी ये ठाकुर हमारा शुक्रिया ले गए हैं। अगर इनकी दुराशयता कहीं प्रमाणित हुई तो मैं इन्हें भी हथकड़ी लगा दूंगा। पुलिस केवल उनके साथ है जो कानून के साथ है। अपराधियों को यदि कोई पुलिस वाला संरक्षण प्रदान करता है तो वह भी अपराधी माना जाएगा। दरोगा की फटकार सुनकर सब सिपाही सहम गए, लेकिन मुन्ना लाल से न रहा गया। तो ये था अमीरन उपन्यास का 17वां भाग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सादर नमस्कार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। उपस्थित हूँ मैं अमीरन उपन्यास का 17वां भाग लेकर। सुनिएगा। जब